सर आपको होस्ट कर दिया। ओ थैंक यू सर। यस। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस वेट। गुड मॉर्निंग। एडजस्ट कर दो कैमरा को। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो नोटबुक सामने, नोटबुक निकालेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गै-लुसाक लॉ। कल हम लोगों ने पढ़ लिया है चार्ल्स लॉ और उसके पहले बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ जो है वो चार्ल्स लॉ के जैसा है। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या क्या कांस्टेंट किया था? तो कांस्टेंट किया था, प्रेशर को कांस्टेंट किया था एंड अमाउंट तो कांस्टेंट होता है। इसमें जो है वो वॉल्यूम और अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ रिलेशन किस चीज में होगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड अमाउंट कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल होगा। इनके बीच में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलेगा वो किससे मिलेगा? गै-लुसाक लॉ से। ओके, तो हेडिंग लिखेंगे गै-लुसाक लॉ। तब तक मैं चाय पीता हूं। गै-लुसाक गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ, लुसाक लॉ। ये इसमें क्या होता है? प्रेशर, टेम्परेचर रिलेशनशिप लिखते हैं इसको, रिलेशनशिप लिखते। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या होता है? अमाउंट एंड वॉल्यूम। जैसे इसको स्टेटमेंट को नोट करने के पहले थोड़ा सोचते हैं। जैसे हमारे कुकिंग सिलेंडर जो है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। कुकिंग सिलेंडर जो उसको देखो, वो कितनी हार्ड सीटेड का बना रहता है, कितने स्ट्रॉन्ग रहता है। उसको हम बैलून की तरह छोटा बड़ा नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड सीट का बना रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर की स्पेस एरिया जो होगी, स्पेस वॉल्यूम जो होगा, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, किचन में रखो तो जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, सिलेंडर को, उसी सिलेंडर को बाहर रख दो, धूप में रख दो जहां पर टेम्परेचर राइज हो, ज्यादा हो, तो वो उसकी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आए, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पर बैलून को आप जाकर रख दो तो उसमें कुछ ना कुछ उसके साइज में अंतर आने लगता है, लेकिन सिलेंडर में नहीं आता है। ठीक है, अभी देख लो गर्मी के दिन है, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी वॉल्यूम है। जब वही ठंडा के दिन आएगा, कोल्ड आएगा, तो टेम्परेचर तो कम हो जाएगा लेकिन उसकी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं होगा। तो उस तरह का जो कंटेनर होते हैं, वो टेम्परेचर थोड़ा राइज कर दो या कूल कर दो
इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, उनकी वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरी तरफ देखो कि अगर वो गैस पूरी तरह से क्लोज है, अंदर की गैस मोलिकुल्स बाहर नहीं जा रहे हैं ना, बाहर के गैस मोलिकुल्स उसके अंदर आ रहे हैं, पूरी तरह से वो पैक है, तो उसके अंदर भी कहेंगे कि उसके अंदर अमाउंट जो है वो भी फिक्स है, जो भी हो, ठीक है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरह की जो प्रोसेस होने वाला है, तो उसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और साथ साथ उसके अंदर, ठीक है, साथ साथ उसकी अमाउंट भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। मैं तो अपने टाइम से 7:30 में ही यहाँ पर अवेलेबल हो गया था, लेकिन सिस्टम को वेट कर रहा था, फिर मैसेज किए तो शायद वो लोग कोई काम में थे, लेकिन वो जल्दी जल्दी हो गया, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके। सपोज करो कि आपके पास वही किचन का जो सिलेंडर है उसी पर माइंड को कंसंट्रेट करो, उसके अंदर गैस है और पूरी तरह से वो बंद है, ठीक है। अब सपोज करो कि उसकी कोई ना कोई प्रेशर होगा कि नहीं, कोई ना कोई टेम्परेचर होगा कि नहीं, यानी अगर उसमें थर्मामीटर लगा दो तो उसकी टेम्परेचर रीडिंग कर देगा, ठीक है। उसकी मैनोमीटर लगा दो, मैनोमीटर लगा दो तो वो मीटर रीडिंग कर देगा कि इसके अंदर अभी प्रेशर कितनी है, उसकी टेम्परेचर भी नोट हो जाएगा, प्रेशर भी नोट हो जाएगा, वॉल्यूम भी नोट हो जाएगा, अमाउंट भी नोट हो जाएगा। अब क्या करो, उसी सिलेंडर को हीटिंग करने लगो, कुछ टेम्परेचर उसकी और क्या कर दो, बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा देंगे कैसे, उसको हीट कर दो, हीट कर देंगे तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। क्या उसके अंदर की अमाउंट, नहीं नहीं, वीडियो पॉज नहीं होगा, क्या उसकी अमाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो नहीं इंक्रीज होगा। क्या उनकी वॉल्यूम हीटिंग करने के बाद बढ़ेगी, तो कहेंगे कि नहीं बढ़ेगी। तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर क्या है, प्रेशर बढ़ेगा। अभी जो चैप्टर चल रहा है स्टेट ऑफ मैटर्स है, 5th चैप्टर है, ठीक है ना, जिसमें 2 क्लास पहले हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ लिए हैं, उसी का एक छोटा यूनिट इसमें ही है, गेलुसाक लॉ। तो देखो तो उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि वॉल्यूम और अमाउंट कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट, ठीक है ना, वॉल्यूम एंड गिवन अमाउंट। गिवन अमाउंट का मतलब होता है कि उसके अंदर जो गैस के मोलेकुल्स हैं वो फिक्स है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गिवन अमाउंट, ठीक है। द प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to its absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है, यूनिट किस में होना चाहिए, केल्विन में, ये, ठीक है। यानी दैट इज मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पर N और V ऐसे लिखेंगे। N और V ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अमाउंट कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो P इक्वल टू K इंटू T लिखेंगे। K हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक। या इसी को हम लोग P अपॉन T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। प्लीज नोट इट, पहले इसको नोट करो।
हो गया सर। अब देखो इस P बाई टी इक्वल टू के, और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, हमेशा एक ही चीज है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स, ठीक है ना, किस पर होती है, पहला अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट किस पर, दूसरा यूनिट ऑफ गैस, किस यूनिट में लेते हैं, प्रेशर को हम किस यूनिट में लिया जाता है, यानी यूनिट्स का मतलब होती है प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेशर वैरी करेगा उसी तरह से ये टी को तो एब्सोल्यूट लेंगे, लेकिन प्रेशर को एटमॉस्फेयर ले लें, पास्कल ले लें, तो उस पर भी ये वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ गैस पर तो डिपेंड करता ही है, ठीक है, और यूनिट ऑफ, और टी तो टेम्परेचर हमारा चेंज करता ही है। और साथ साथ ये ध्यान देना है, ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस है। अब देखो P और T का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में ये राइट साइड वाला कांस्टेंट है, और लेफ्ट साइड में P और T भी कांस्टेंट होगा, होगा क्यों, क्योंकि राइट साइड में कांस्टेंट है तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा, रेशियो P और T का, तो P इंडिविजुअली वेरिएबल है, ये याद रखना है, T इंडिविजुअल भी वेरिएबल है, लेकिन इसकी रेशियो जो होगी वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग लिख रहे हैं। सपोज करो किसी भी गैस की, हम ऐसे लिख दें प्रेशर टेम्परेचर की, प्रेशर अगर हम कह दें कि 100 यूनिट है, और टी की वैल्यू 10 यूनिट है, तो इनकी पी और टी के रेशियो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दे 200, तो टेम्परेचर भी इस तरह से इंक्रीज होना चाहिए, 100 से 200 यूनिट कर दिए तो 2 टाइम्स हो गया, तो इनका भी वैल्यू 20 होगा, तभी जाकर 200 डिवाइडेड बाई 20 की वैल्यू 10 आएगी। अगर ये हमारा 500 कर दिए, ठीक, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इनकी वैल्यू 25 होना चाहिए, सॉरी 50 होना चाहिए, तभी जाकर इनकी वैल्यू 10 होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो देख लो, इसको अगर हम P1 माने, इसको T1 माने, इसको P2 माने, इसको T2 माने, इसको P3 माने, इसे T3 माने, तो रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कहीं पर P अपॉन T का वैल्यू K है, यानी अभी देख लो P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 डॉट डॉट Pn बाई Tn इक्वल टू के लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो गे-लुसाक लॉ में ये एक फॉर्मूला हम लोग को आया कि P1 और T1 की रेशियो जो होगी हमेशा कांस्टेंट होगी, यानी इससे P1 T1 इक्वल टू P2 T2 लेकर एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक। तो देखो ये चार्ल्स लॉ की तरह है कि नहीं, सेम वही है। इसकी थोड़ा ग्राफिंग पर बात कर ले, देखो P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, P इक्वल टू KT ऐसा होगा,
P वेरिएबल है, T वेरिएबल है, K कांस्टेंट है। अगर इसकी कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c की वैल्यू इसमें क्या है 0, y इक्वल टू एम एक्स के जैसा है, y के जगह p k इंटू टी। इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप m लिखते हैं, इसका मतलब होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे k, यानी k की वैल्यू बढ़ेगा जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज। देखो यही स्लोप है। अगर हम इसकी एक ग्राफ करें P और T में, y एक्सिस को P को कंसीडर करेंगे, x एक्सिस के अलोंग T को करते हैं। हमेशा T याद रखना है कि T ऑलवेज टेकन इन केल्विन, केल्विन यूनिट में, ये याद रखना, T डिग्री केल्विन। तो ये कैसा होगा हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक। और इसकी जो स्लोप होगी, मान लो ये थीटा है या यहाँ पर थीटा लिख, तो ये टेन थीटा के वैल्यू जो होगी वो किसका बराबर होगा, के का बराबर। ऐसे ग्राफ आएगा, तो प्लीज इसको नोट किया जाए। ठीक, ठीक है ना। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में यहीं पर देख लो कि अगर मैं पूछूं कि log p वर्सेस log t का ग्राफ, ऐसे पूछा जाए, ठीक। यानी इस पर क्या हो log p हो और यहाँ पर क्या हो log t, और यहाँ पर ऐसे लिखा हो n और v कांस्टेंट। तो कुछ करना नहीं है, तो करेंगे क्या, पहले लिख दो p इक्वल टू k इंटू टी। ये आता है कहाँ से, गेलुसाक लॉग से। तो दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, लॉग ले लो, लॉग के टी लिख देंगे। इसको हम लोग लॉग के प्लस लॉग टी लिखेंगे, यानी दैट इज लिख सकते हैं लॉग पी इक्वल टू लॉग टी प्लस लॉग के। ये तो बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c के जगह पर क्या है log k, x का जगह पर क्या है log t, ठीक है। y के जगह पर क्या है log p, m का जगह पर 1 है ना कोफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि टेन थीटा के वैल्यू 1, तो थीटा के वैल्यू 45 डिग्री। तो ये एक ग्राफ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो लेकिन ये हमारा कहां से जाएगा, log c, इस तरह से ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा ये है, इसकी लेंथ जो होगी यहां से लेके यहां तक, इसको हम ऐसे लिख दें, इसी को हम लोग लिखेंगे log k, ठीक। इसकी एंगल जो होगी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये है ग्राफ हमारा इसमें, ठीक हो गया ना।
एक ग्राफ अगर समझ में आ गया तो आपको आएगा। अगर ये n और v कांस्टेंट, आपको p अपॉन t अपॉन t के बीच, अगर ये ग्राफ अगर है तो क्या ऐसे सही है क्या? ठीक, ठीक है ना? इसको भी लिख लो। P और T का रेशियो ये क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ कांस्टेंट वही रहेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक, इस ग्राफ का एक और मैं बताता हूं, इसको मिटा देने दो। अगर मैं ऐसा लिख दूं P और T केल्विन में और मान लो ये एटमॉस्फेयर में, ऐसे ग्राफ आ रहा है, एक V1, एक V2 और एक V3। इसका मतलब है V1 वॉल्यूम था तो इस तरह ग्राफ, V2 था तो ऐसे, V3 था तो ऐसे। आंसर कौन सही होगा? यानी n और v कांस्टेंट, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, V1 लेस देन V2 लेस देन V3 ग्रेटर देन। बताओ तो आंसर कौन सही होगा? सी, ए। तो ध्यान से देखेंगे कि V1, V2, V3 ये कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये इंक्रीज करते हुए जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, सपोज करो ये तीनों का सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? सेम है, अमाउंट गैस के अंदर सेम है, तो यहां पर देखो कि V1 वॉल्यूम अगर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ये है, ये प्रेशर O है, और ये हमारा ऐसे, इसको मान लो P1, P2 और P3। तो सेम टेम्परेचर पर आप देखो कि जिसकी अगर वॉल्यूम छोटा होगा, यानी साइज छोटा होगा, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं? होगा ना? उससे सेम टेम्परेचर पर अगर हमारा वॉल्यूम V2 है तो उसकी प्रेशर P2 है, देखो P2 प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना? फिर इसकी प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? और इंक्रीज हो रही है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब देखो ये प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होते हुए जा रही है, तो वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एकदम रिलेशन क्या है? रिसिप्रोकल होता है। तो यहां से देख लो, लो प्रेशर अगर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा? 12। इससे प्रेशर की वैल्यू और इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज। यानी यूं कह सकते हैं कि V1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर V2 और सबसे V3, क्योंकि P3 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा? सबसे स्मॉल होगा। ठीक है ना? V3 के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का ऐसा। अब बात करते हैं, एक और है एवोगाड्रोज लॉ।
एक एवोगाड्रो नंबर होता है, उन्हीं के नाम से ये है क्या, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो ये क्या कहता है उसे प्लीज सुने कि बहुत से गैस है, ठीक, बहुत से गैस है, मान लो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है और इसमें N2 है, अलग अलग गैस, लेकिन ये तीनों गैस कौन है, आइडियल गैस, ये और ये। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वही प्रेशर यही है और वही प्रेशर क्या है, इनमें भी है। जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इनका भी है और वही टेम्परेचर इनका भी है, यानी ये तीनों गैस की प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, यानी ये सेम ये सेम। ठीक है, तो इसके अंदर गैस की नंबर जितनी होगी, सपोज करो इसमें गैस की नंबर Na है, इसमें भी Na है और इसमें भी Na है, तीनों में गैस की नंबर सेम है, सेम मोलेकुल्स, सेम मोलेकुल्स, सेम नंबर ऑफ मोलेकुल्स। ठीक है, तो यही कहता है एवोगाड्रो लॉ कि अगर प्रेशर टेम्परेचर सबका सेम है तो अगर इनकी वॉल्यूम जो होगी, ठीक है ना, सभी का सेम होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर इनकी वॉल्यूम 2 लीटर है तो ये भी 2 लीटर होगा, ये भी 2 लीटर होगा। ठीक है, एक तो ये है। अगर इनके मोलेकुल्स इंक्रीज होगा तो इनकी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर कंडीशन क्या हो, सेम हो। मैं फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इक्वल कंडीशन पर, इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट गैस अगर है, ठीक है, अगर उनके गैस के मोलेकुल्स सेम है तो उनके वॉल्यूम भी क्या होंगे, सभी के सेम होंगे। ठीक, या यूं कहो कि अगर उनके नंबर ऑफ मोलेकुल्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर उनकी वॉल्यूम कम होगी तो उनके अंदर मोलेकुल्स भी क्या है, कम है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो सब में सेम मोलेकुल्स है तो इनकी वॉल्यूम भी क्या होगा, तीनों का सेम होगा। मान लो इसको भी ए वॉल्यूम मान लो, इसको भी बी मान लो, इसको भी सी, तो भी ए भी बी भी सी तीनों आपस में क्या होंगे, सेम। अगर इनके मोलेकुल्स अगर आधा कर दे Na/2 तो इनकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, आधा होगा। ठीक है, अगर इनकी मोलेकुल्स की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ा दें तो वॉल्यूम भी हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी सेम कंडीशन पर वॉल्यूम और मोलेकुल्स आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो यहां से मैं आपको एक फार्मूला लिखाने वाला हूं, वो प्लीज देखें, इसको देखें। ये कहता है क्या कि इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलेकुल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ना, at constant pressure and temperature all gases, all type of gases, ठीक है ना, will have equal volume at equal number of molecules. ओके, और हम लोग क्या जानते हैं कि n जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलेकुल्स। मोलेकुल्स बढ़ता है तो मोल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिखते हैं। तो दैट इज हम लोग ये लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल। अब V इक्वल टू K इंटू एन लिखे, या लिखो V बाई एन इक्वल टू कांस्टेंट। सेम कहानी यही है, बस इसमें कांस्टेंट क्या है, T एंड P। प्लीज नोट इट। ठीक, एक ध्यान देना है, एक नंबर आता है Na, इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये पहले भी हम लोग बात कर लिए। ओके, तो ये हमारा 4 लॉ है। अब इसी को हम लोग V अपॉन N इक्वल टू K, P एंड T कांस्टेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम एंड अमाउंट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड अमाउंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, द वैल्यू, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी को हम लोग एवोगाड्रो लॉ भी बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है तो अलग अलग गैस में अगर मोल सेम होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, उसकी सेम ही होगी। ये कहानी है। ठीक, तो ये 3-4 लॉ हम लोग पढ़ लिए, और सभी लॉ मिलाकर एक आता है आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसमें क्या कांस्टेंट होता है, N एंड T। इसको इक्वेशन 1 मान, हो गया ना। अब देख लो, फ्रॉम गेलुसाक लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक, इसमें N एंड P क्या होते हैं, कांस्टेंट। और एक अभी हम लोग पढ़े एवोगाड्रोज लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल।
ठीक, इसमें P एंड T क्या है, कांस्टेंट। लेफ्ट साइड में देख लो भी है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, T टेम्परेचर है और N ये है, यानी फ्रॉम एबव 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तीनों को कंबाइन कर दें तो 1/P नीचे, T ऊपर, ये ऐसे। अब देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है ना। या यूं कहें कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक यहाँ पर क्या लगेगा, कांस्टेंट, और उसको हम लोग R से लिखेंगे, RTN अपॉन P, ठीक है। अब एक साइड में मल्टीपल कर दो, P भी आ जाएगा, पहले N लिख दो, R लिख दो, अब फिर क्या लिख दो, T। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आया, P भी इक्वल टू nRT, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम लोग कौन इक्वेशन जानेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। चार्ल्स लॉ, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम भरसे से लेते हैं तो उसमें प्रेशर आता है, तो उसको यूज नहीं करके ये तीन लॉ को कंबाइंड करके ये ऐसा है। नो डाउट T और P का रेशियो, तो इसमें चार्ल्स लॉ अपने आप इन्वॉल्व हो गया। तो इसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, PV इक्वल टू nRT। प्लीज इसको पहले नोट करें, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT, इसी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ मोल, T का मतलब टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट इसका यूनिट केल्विन में, P का बोले तो प्रेशर, अब V का मतलब वॉल्यूम, और R जो है उसी को हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट पर, यूनिट ऑफ R। पहले थ्योरेटिकली पोर्शन की बात जानते हैं। R का यूनिट लिखना है तो PV इक्वल टू पहले nRT लिख दो, तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, PV अपॉन nT, ये होगा। अगर यूनिट प्रेशर को अगर हम एटमॉस्फेयर में लिखें, P को हम क्या लिखें, एटमॉस्फेयर, ATM, V को अगर हम लीटर में लिखते हैं, ठीक है ना, N को लिखते हैं मोल में, और T को हम लोग केल्विन में, ऐसे लिखते हैं। प्रेशर, एटमॉस्फेयर,
वॉल्यूम एंड मोल में। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? प्रेशर की जगह एटमॉस्फेयर लिख दें, इसको लीटर लिख दें, और यहाँ पर मोल लिख दें, और यहाँ पर केल्विन लिख दें। तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर लीटर, लीटर को एल से, पर मोल पर केल्विन ऐसे यूनिट। तो आर का एक यूनिट ये भी होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, उससे देखो। हम लोग मोल कंसेप्ट में ये पढ़ लिए हैं कि कोई भी गैस अगर एसटीपी पर है, ध्यान देना है, कोई भी गैस एसटीपी पर अगर मेंटेन है तो हम ये कहेंगे कि अगर उसके अंदर 1 मोल है तो वॉल्यूम इसके करस्पॉन्डिंग कितना होता है? 22.4 लीटर। ये है ना, ये हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी गैस एसटीपी पर हो, अगर उसके अंदर गैस के मोल 1 मोल हो तो वॉल्यूम 22.4 लीटर। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, एन की वैल्यू 1 मोल लिख देते हैं। प्लीज देखें, एसटीपी पर है, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले तो 273 केल्विन होता है। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। इसी को आर पर हम रख दें, आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रेशर के जगह पर 1 एटमॉस्फेयर रख देंगे, वॉल्यूम का जगह पर 22.4 लीटर रख देंगे, ठीक है। एन का जगह पर 1 मोल लिख देंगे, और टेम्परेचर को 273 केल्विन लिख देंगे। तो देखो, आर की वैल्यू निकालने के लिए 1 × 22.4, 1 × 273 एक साइड में कर दो। यूनिट को एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल और नीचे केल्विन। 22.4 में 273 से डिवाइड करोगे तो 0.0821 आता है, ये याद रखना है। 0.0821, और यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेयर, लीटर, पर मोल और पर केल्विन, ठीक। तो इस तरह से एक राइट साइड में मैं लिख देता हूं, आर का वैल्यू जो होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर, लीटर, पर मोल, पर केल्विन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला गैस कांस्टेंट है, पहले इसे लिखो। ठीक है, हो गया, लिख दिए। तो आर की यूनिट ये है, ये यूनिट सीजी एसआई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। आर की वैल्यू हम लोग इतना निकालते हैं। अगर यूनिट एसआई यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट किसकी? एसआई यूनिट ऑफ आर, ठीक। जैसे इसी को ध्यान देना है कि एक गैस है, ये एसटीपी पर मेंटेन है। एसटीपी पर स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। इसकी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। वॉल्यूम इसकी कितना होगा? 22.4 लीटर। कंडीशन कब?
जब ये 1 मोल होगा। अब देख लो 1 मोल है तो इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर है। अब ये एसआई यूनिट में चेंज करो, 22.4 लीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आपको होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/1000 मीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 22.4 लीटर को एसआई यूनिट करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब लिख दो। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर को 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये वैल्यू आता है। तो 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर लिखो, या एसआई सिस्टम में लिखना है तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, ये एसआई यूनिट है, और मोल भी एसआई यूनिट होता है क्योंकि एसआई यूनिट मोल है, ठीक है ना। टेम्परेचर भी ये है, एसआई यूनिट क्या होता है पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हो गया ऐसा, ठीक। तब इसमें वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं ना, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीवी बाई एनटी। पी के जगह पर क्या लिखेंगे, अगर हम मान लो 1 मोल लिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 273 केल्विन पर, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना लिखेंगे 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक। तो सब चीज को एक जगह कैलकुलेट कर लो, 10⁵ 22.4 इंटू 10⁻³ और ये 1 इंटू 273, ये वैल्यू आ गई। अब यूनिट में देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन, यही आया ना। ये मीटर स्क्वायर ये मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगा न्यूटन मीटर और ये मोल इंटू केल्विन लिखेंगे। अब देख लो, अब यहाँ पर हम लोग न्यूटन मीटर जो यूनिट होता है वो वर्क का होता है, न्यूटन मीटर, यही हमारा एनर्जी का भी यूनिट होता है, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। तो न्यूटन मीटर के जगह पर हम लोग जूल लिख देंगे, जूल, और नीचे पर मोल पर केल्विन। तो आर का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है जूल पर मोल पर केल्विन होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी तो देख लो, ये 10⁻³ है और 10⁵ है, तो 10⁻² लिखेंगे, 1.01 22.4 10⁻² डिवाइडेड बाय 273, यानी इसमें अगर मल्टीपल करेंगे तो 8.3 के बराबर आता है। इसकी जो वैल्यू होगी एसआई सिस्टम में 8 पॉइंट कितना आता है 8.3 लिखते हैं, या और अच्छे से करेंगे तो 8.314 लिख देते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। तो अगर आप एसआई सिस्टम में काम करेंगे तो आर का जो वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। प्लीज इसको नोट करें। ठीक, तो 2 यूनिट हम लोगों ने देख लिया,
आइडियल गैस इक्वेशन की 2 यूनिट को हम लोग ने स्टडी किया। तो हम लोग अभी देखो R इक्वल टू 8.134 जूल पर मोल पर केल्विन, ये लिख दिए। ठीक, ओके। हम लोग जानते हैं जूल जो है वो एनर्जी के यूनिट है, कैलोरी भी यूनिट है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। 4.18 जूल होता है। तो इसको हम लोग कैलोरी में लिख सकते हैं। ठीक, तो कैलोरी में लिखने के लिए 8 पॉइंट, क्योंकि हम लोग 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 कैलोरी CAL लिख दें तो कैलोरी होगा 4.18 से डिवाइड कर दो। तो जहां पर जूल है वहां पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 8.314, ये जूल का जगह पर 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18, और ये पूरा यूनिट वही रहेगा। तो 8.314 आइए 4.18, ये वैल्यू आया। यूनिट क्या आ गया, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब यहीं पर देखो, अगर ये 36 रहता तो 2 टाइम्स कैंसिल होता, तो ये वैल्यू आता है 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। लेकिन नॉर्मली यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 2 लिख देंगे, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो R का जो वैल्यू होती है कैलोरी यूनिट जब लेंगे तो 2 आता है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक, ओके। एक लास्ट जल्दी से लिख लो, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो अर्ग लिखते हैं, ERG, अर्ग। और ये स्मॉल यूनिट होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग लिखते हैं, ये याद रखना। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग आता है। ये किस में आएगा, सीजीएस सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो अगर हम R का यूनिट सीजीएस में लिखें तो ये आता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो सीजीएस में हम लोग क्या लिखेंगे, सीजीएस में R इक्वल टू जूल का लगा पर क्या लिख देंगे 10⁷, 8.314 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन, यही यूनिट होता है सीजीएस में। ठीक, तो आपको हमने 4 यूनिट बता दिए R का, ये क्या क्या यूनिट होता है। जब भी जिस सिस्टम में आप काम करेंगे इस पर तो हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब देखो जैन सर आगे हैं क्या, बताएंगे जैन सर आगे? आए हैं, ओके ओके। नहीं आए, अभी नहीं आए हैं।
ठीक, जब तक आते नहीं तब तक देखते जाओ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 4 यूनिट याद रखे रहेंगे, ठीक है ना। यूनिट एंड वैल्यू ऑफ आर, एक यूनिट एंड वैल्यू ऑफ आर अगर लिखना है तो एक आता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एसआई सिस्टम में आर का जो वैल्यू है एसआई सिस्टम में 8.314 इन जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। सीजीएस में 8.314 10⁻⁷ आर्ग पर मोल पर केल्विन, ये याद रखना है। अब कैलोरी में, आर का यूनिट कैलोरी में हो तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये 4 यूनिट याद रहेगा तो जेई नीट बोर्ड सब का क्वेश्चन आप याद रखें, ठीक है। अब देखो, एक तो जान गए पीवी इक्वल टू हमारा एन आर टी, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, एन उसके अंदर नंबर ऑफ मोल है, टी टेम्परेचर है, पी और भी हमारा ये है, ठीक। अगर कहीं पर लिखा है पी भी अपॉन टी लिख दूं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, एन आर। फॉर ए क्लोज सिस्टम, फॉर ए क्लोज्ड गैस, अगर गैस क्लोज्ड है तो एन की वैल्यू क्या होती है बताओ, कांस्टेंट। उसके अंदर जो मोल है वो चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। मोल की वैल्यू चेंज नहीं करेगी तो ये कांस्टेंट है तो आर भी क्या होगा, कांस्टेंट है। दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो पी भी अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2 P3 V3 T3, इस तरह से ये कांस्टेंट के बराबर। प्लीज नोट इट। आज इतने ही पढ़ाई होगी। जैन सर आगे क्या, ओके ओके रुक जाओ। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। Good morning, Adnan Syed, Sheetal Chauhan, Yukti Yadav, Angha, Gayatri, Sujata, Nikita, Pratiksha, Sakshi Pawar, Rohit Salve, Dhanashri Khurde, Vikram, Kshitij, Ravi Ranjan, Mrunal, Preeti, Manjiri, okay, Sheetal. Good morning, everyone. Maninder.
हनिया, Sakshi Wag, good morning. Okay. Now, anything you have to discuss regarding adipose tissue? Yes, Sudarshan. Anything that nothing? So I told you yesterday, Anaga, even if you are not fatty, even if you are not obese, you can have the problem of blood pressure. क्यों? किसी भी रीजन से अगर मान लो कि फैट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो ब्लड वेसल में जमा हो जाता है ना, उससे फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं।